आज हम लोग फिर से तैयार हैं अपनी क्लास 10 ज्योग्राफी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ये पूरे कंप्लीट डिटेल नोट्स हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर मिसिंग नहीं है। तो आई होप कि आप जब भी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा ये जो हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर है आपका अच्छे से हो जाएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खासकर ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए तो आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं या फिर आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, आपको ये जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अपने बारे में मैं थोड़ा बता दूं, मेरा नाम है विनायक कोहली, मैं टीजीटी एसएसटी हूँ केवीएस में, और नवोदय विद्यालय समिति एग्ज़ाम में मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी टीजीटी में। मुझे 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये रहे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे समझदार स्टूडेंट्स। और चलिए जल्दी से बिना किसी और देर के हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट ही क्यों है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन को डिपेंड करवाता है अपने ऊपर। यानी कि इंडिया की 2/3 जनसंख्या, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ये हमारी नेशनल इनकम यानी कि हमारी जीडीपी, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर का होता है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, जूट, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? हमारे एग्रीकल्चर से ही आता है। इंडिया इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइट, वीज, पल्सेस, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और लार्जेस्ट कंज्यूमर्स भी हैं इनफैक्ट। तो राइस के, वीट के, पल्सेस यानी दालें, टी यानी चाय, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकती। और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पॉइंट्स देख लिए। नंबर 1 हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, नंबर 2 जीडीपी के अंदर, नंबर 3 रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड होते हैं, नंबर 4 इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट और हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ऐसे ही 5 पॉइंट्स आप इसको एग्जैक्टली एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इवन दो इट्स शेयर इन जीडीपी इज़ डिक्लाइनिंग। इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना कि हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर एक्चुअली में गिर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इट रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसके बावजूद बेटा ये एग्रीकल्चर जो है ये हमारा बैकबोन है आज भी किसका? इंडियन इकोनॉमी का। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, किस किस टाइप की फार्मिंग होते हैं हमारे देश में। सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हर चीज़ हम लोग कवर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर में। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, अदर कैंडिडेट्स के साथ, सीरियस लोगों के साथ, और कमेंट करके मेरे को बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आ जाते हैं। बेसिकली ये प्रिमिटिव है। ये क्या है? ये प्रिमिटिव है और ये सबसिस्टेंस के लिए। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव यानी कि जो चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर होती है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल की है, स्टार्टिंग लेवल की है, इनिशियल लेवल की है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस का मतलब होता है जो हमारे को बस ज़िंदा रख सकती है, ठीक है ना, हमें ज़िंदा रखने के लिए है, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस। हम लोग उसको बोलते हैं जो चीज़ हमें ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग और जो कि प्रिमिटिव है ये कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के अंदर प्रैक्टिस होती है। ऑब्वियस है, बड़े लैंड के ऊपर थोड़ी करोगे, छोटी ज़मीन के ऊपर ही आप प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करोगे ना। और ये ट्रेडिशनल टूल्स को लेकर के आती है। किसको लेकर के आती है? ट्रेडिशनल टूल्स को, जैसे हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं उनकी मदद से की जाती है। ये बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट होती है मॉनसून के ऊपर, और नेचुरल फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है सॉइल को। ठीक है, समझ में आ गई? ये मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। यानी कि बारिश अगर ज़्यादा आई, ठीक अच्छी बारिश आई, तो इसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगा अगर बारिश अच्छी है तो। और अगर बारिश अच्छी नहीं है तो इसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और नेचुरल फर्टिलिटी, खासकर ये सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है
उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है। अगर तो मिट्टी की उपज बहुत अच्छी है, अगर सॉइल बहुत अच्छा है तो क्रॉप्स भी अच्छी होंगी। अगर सॉइल ख़राब है तो इसका आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आउटपुट इज़ मेनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी कि खुद के खाने के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए इसका आउटपुट इंपॉर्टेंट होता है। अगला आ जाता है हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो फायर का साइन दे रखा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले एक फॉरेस्ट लैंड लेंगे जहाँ पे पेड़ है बहुत सारे, उसको काट दिया जाएगा, फिर उसको जला दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, उसको हमने काट दिया, फिर यहाँ पे जो नीचे कुछ बचेगा उसको हमने जला दिया। ऐश एड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, तो ये जलाने के बाद ये जो नीचे की ऐश बच जाएगी ना, इस ऐश को मिट्टी में मिला देते हैं ताकि इसका जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए, न्यूट्रिएंट्स उसके बढ़ जाए। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2-3 ईयर्स, 2 से 3 साल तक फिर इस ज़मीन को हम इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 साल तक इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो इसको हम छोड़ देंगे। लैंड इज़ लेफ्ट फैलो व्हेन फर्टिलिटी डिक्लाइंस, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया दोबारा से इसकी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए। इंडिया में ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के कई सारे नाम हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंपटीशन एग्जाम से अगर कुछ पूछा जाएगा इस चैप्टर में तो यही पूछा जाएगा कि डिफरेंट नेम्स क्या है आपके, किसके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम क्या हैं। तो झूमिंग कहाँ कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। बेवाड़ या फिर दैया कहलाता है मध्य प्रदेश के अंदर। पोड़ू या फिर पेंडा कहलाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। कुमारी कहलाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। कुरुवा कहलाता है झारखंड के अंदर। और खील कहलाता है हिमाचल रीजन्स में। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो खील की बात करते हैं, खील हम लोग खाते हैं ना, खील बताशा, तो वाइट रंग का होता है, वाइट रंग का ही हमारी स्नो भी होती है, ठीक है ना, स्नो भी हमारी वाइट रंग की होती है। स्नो कहाँ मिलती है? हिमालय में मिलती है, तो खील का हिमालय में। कुरुवा कुछ झारखंड के वहाँ पे ऐसा लगेगा, कुछ ट्राइब का नाम है कुरुवा, तो वैसे ही झारखंड का रख लेंगे। कुमारी तो हम लोग कहते हैं ना, कुमार लगाते हैं साउथ इंडियंस अपने नाम में, तो ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर हमें मिल जाएगा। पोड़ू और पेंडा, इससे तो नाम से ही पता चल रहा है ये आंध्र प्रदेश का होगा। बेवाड़ और धैया ये मध्य प्रदेश का है। और झूमिंग हम लोगों को बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। याद रखने के मेरे टेक्निक्स है, आप अपने अपने टेक्निक्स को डिवाइस कर सकते हैं, क्योंकि याद तो आपको रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क डाल लीजिए। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, देखो नाम में आ गया इंटेंसिव, पहले था सब्सिस्टेंस, यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपना काम चलाने के लिए। अब हो गया इंटेंसिव, यानी कि हम इसको सेल भी करेंगे, हम दबा के खेती करेंगे, लेकिन ये है अभी भी सब्सिस्टेंस लेवल का, याद रखना बेटा। इंटेंसिव है लेकिन सब्सिस्टेंस लेवल का है, ठीक है ना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या था? हमने छोटे मोटे टूल यूज़ करे। इंटेंसिव के अंदर अब हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे। हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लेबर और कैपिटल, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा लेबर लगा दी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा बहुत, यानी कि फील्ड का साइज़ अभी भी छोटा ही है, लेकिन हमने उसमें लेबर बहुत ज़्यादा डाल दी है, हमने उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है ताकि उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर सके। मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ कॉमन, यानी कि एक ही ज़मीन के ऊपर गर्मियों के अंदर हम लोग कुछ और उगा रहे, सर्दियों के अंदर कुछ और उगा रहे। HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी। HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोड्यूसेस हाई यील्ड पर एकड़, और इसी कारण से हाई यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, हाई यील्ड पर एकड़ देता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कहाँ पे? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार मार्क डालो। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और बिहार के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन फार्मिंग की बात कर लेते हैं कि ये कमर्शियल फार्मिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। हमें कमर्शियल फार्मिंग कहाँ देखने को मिलती है? क्रॉप्स ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट्स, यानी कि अगर हमने कहीं पे खेती करी जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उगाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉपिंग। यूजेस मॉडर्न इनपुट्स सच एज ट्रैक्टर्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो हम मॉडर्न इनपुट्स मेथड यूज़ करते हैं ताकि ट्रैक्टर्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? जहाँ पे हम कैश क्रॉप्स को उगाते हैं। किसको उगाते हैं? कैश क्रॉप्स को हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उगाते हैं, जैसे जूट, शुगर केन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इनका बेसिकली काम ही कमर्शियल फार्मिंग का ये होता है कि हमें कैश कमाना है, हमें पैसा कमाना है, ठीक है। इसलिए बहुत लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल के ऊपर हम इस फार्मिंग को करते हैं। अब थोड़ा सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग लगभग सेम है, बट इसमें फ़र्क ये है कि प्लांटेशन के अंदर
एक जैसे क्रॉप्स को उगाया जाता है, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स रहते हैं। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में हम अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी यूज़ कर लेते हैं। बस यही डिफरेंस है, आप इसको याद रखना कि इसमें सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स को ही उगाया जाएगा, किसमें, प्लांटेशन के अंदर, और कमर्शियल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को उगाया जाएगा। अदरवाइज इनके दोनों के करने का तरीका सेम है। प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप ग्रोन इन लार्ज स्टेट्स रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस है कि आपने बहुत बड़े अपने एरिया में, जैसे आप टी को ग्रो कर रहे हो, तो आपने उस टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो एक सिंगल क्रॉप ग्रो होगा बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर। यूज़ इज़ माइग्रेंट लेबर, तो हम टी के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत पड़ती है भाई, यानी कि दूसरी जगह से लेबर को मंगवाना पड़ता है। लिंक्ड टू इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोसेसिंग, और जब एक बार आपने कोई चीज़ को उगा लिया, आप उसको इंडस्ट्री में बेचते हो ताकि फर्दर उसकी प्रोसेसिंग हो सके। जैसे शुगर केन से आप शुगर उगाते हो, ठीक है, और टी के पत्तों से आप चाय को पैकेज करते हो आप। ऐसे ही कॉफ़ी का भी होता है, रबड़ का भी होता है। तो एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। अगला आ जाते हैं हम अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स हमारे इंडिया में कौन कौन से, बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा। सबसे पहला हमारा खरीफ सीज़न जो खरीफ सीज़न के अंदर हमारे ये इसका मंथ इंपॉर्टेंट है खरीफ का, जून से लेकर जुलाई तक का। ये जो बारिशों वाला जो रेनी सीज़न होता है ना बेटा, रेनी सीज़न, इसको हम खरीफ सीज़न बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सोन का एरिया ही याद रखना बेटा, सोइंग का एरिया ही है, कौन सा, खरीफ। सोन होता है इसके अंदर, बीजों को डाला जाता है ज़मीन में, ठीक है ना, सोन होता है जून जुलाई के अंदर। हार्वेस्ट कब होगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट होता है, ठीक है ना। हार्वेस्ट यानी कि इसकी कटाई कब होगी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगी। इट डिपेंड्स ऑन द साउथ वेस्ट मानसून। बारिश बहुत अच्छी हो गई तो खेती भी अच्छी हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई या ख़राब होगी, इस बार कम बारिश हो गई तो खेती भी ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से खरीफ सीज़न के याद रखना बेटा, राइस, तो जैसे ही आप खरीफ का नाम सुनो राइस आपको याद रहेगा, मेज़ आपको याद रहेगा, मिलेट्स आपको याद रहना चाहिए, कॉटन, ग्राउंड नट। याद रखने का तरीका देखो, बारिश, खरीफ यानी बारिश का सीज़न। बारिश के अंदर कौन सी ऐसी क्रॉप्स होंगी जो ज़्यादा पानी चाहती हैं, तो एक तो राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, मेज़, भुट्टा, ठीक है ना, भुट्टा। कभी आप भुट्टा खाते हो तो उसमें जूस होता है ना, तो पानी पानी सा होता है, तो याद रखना मेज़ भी किस में होगा, खरीफ सीज़न के अंदर होगा। मिलेट्स को याद रखना, ये खरीफ सीज़न में। कॉटन भी खरीफ सीज़न में, और ग्राउंड नट भी खरीफ सीज़न के अंदर है। अगला आ जाते हैं हम रबी सीज़न के ऊपर आ जाते हैं। रबी कौन सा होता है, विंटर सीज़न का क्रॉप है ये, किसमें, विंटर सीज़न में उगता है, विंटर। सोन कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर में। हार्वेस्ट कब होता है, अप्रैल से जून में। नववर्ष मनाते हैं ना हम, हमारा भारत का हिंदू नववर्ष मनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग अप्रैल में ही उसको मनाते हैं। तो सोन कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्ट यानी कि कटाई कब होती है, अप्रैल से जून में। इसमें कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए होता है, यानी कि जब ये क्रॉप्स खड़े हैं तो इसमें सीज़न कूल होना चाहिए। याद कैसे रखें, रबी देखो हिंदी में हम लिखते हैं ना, रवि लिखते हैं हम, हिंदी में रवि लिखते हैं, ठीक है। रवि किसको बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं रवि, ठीक है ना। तो ऐसे ही रबी याद रखो। तो अब कहोगे सर ये तो कैसे, सर्दियों में ठंड लगती है, ठंड के अंदर हम क्या करते हैं, सूरज से धूप सेकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम राबी सीज़न में धूप सेक रहे हैं, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे राबी सीज़न हमारा हो जाएगा क्या, राबी सीज़न हमारा हो जाएगा सर्दियों का। अब हम आ जाते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के अंदर। हमारे भारत में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स, इसको स्टार मार्क डाल लेना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हमारे देश में उगते हैं। सबसे पहले वीट है, बार्ले है, ग्राम है, मस्टर्ड है, एक एक करके सबको समझेंगे। जैद सीज़न के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अच्छा सुनो, ये राबी सीज़न के मेजर क्रॉप्स बताया मैंने, राबी सीज़न के अंदर कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, तो वीट है, बार्ले है। वीट देखो गोल्डन कलर का होता है, बार्ले भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर का होता है। तो गोल्डन यानी कि रबी यानी कि सूरज, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो, यानी कि सूरज गोल्डन कलर का होता है ना, इसी तरीके से हमारा वीट भी गोल्डन कलर का होता है। तो कहाँ पे होगा, राबी सीज़न के अंदर होगा। ग्राम और मस्टर्ड भी वैसे ही कुछ कुछ दिखता है, तो ये राबी सीज़न के क्रॉप्स है। अगला सीज़न आ जाता है हमारा जैद सीज़न आ जाता है। जैद क्या होता है, ये शॉर्ट सीज़न होता है राबी और खरीफ के बीच में, ठीक है ना। ये समर सीज़न के अंदर बेसिकली इसके अंदर ना चीज़ें उगती है समर सीज़न के अंदर। तो इसमें क्या क्या उगता है, वाटरमेलन उगता है, क्यूकम्बर उगता है, फॉडर क्रॉप्स उगते हैं, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस सीज़न के अंदर उगते हैं जैद सीज़न में। अब हम आ जाते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स के ऊपर जो हमें स्टडी करना है, इसको स्टार मार्क डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चावल की बात करेंगे, राइस की बात करेंगे। राइस का टेम्परेचर कितना चाहिए उसको, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा का ही टेम्परेचर चाहिए, गर्मी में उगता है चावल, ठीक है ना। रेनफॉल कितना, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर का ही रेनफॉल चाहिए। अगर 100 सेंटीमीटर से कम होगा तो खेती खराब हो जाएगी, इसलिए 100 सेंटीमीटर के ऊपर का। सॉइल मिट्टी कैसी चाहिए, एल्यूवियल या फिर क्लेई सॉइल चाहिए। इंडिया के मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है।
छत्तीसगढ़ तो हमें बेटा पता ही है, चावल का राइस बोल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल भी और बिहार भी, ठीक है ना। लेकिन पंजाब कहाँ से आ गया? क्योंकि पंजाब में हमने इरीगेशन से चावल उगाते हैं हम लोग। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। हम लार्जेस्ट नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। अगला आ जाते हैं वीट के ऊपर। वीट के ऊपर टेम्परेचर कितना है? ठंडा टेम्परेचर चाहिए, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ग्रोइंग सीजन में, और 21 से 26 डिग्री चाहिए राइपनिंग सीजन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 से 25 डिग्रीज़ का हमें टेम्परेचर ऑन एन एवरेज हमें चाहिए। किसके लिए? वीट के लिए हमें चाहिए। मेजर स्टेट्स कौन? अच्छा, रेनफॉल कौन सी? रेनफॉल कितनी चाहिए? रेनफॉल इसमें कम चाहिए, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, कम ही रेनफॉल चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल में काम हो जाएगा। मेजर स्टेट्स कौन से बेटा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है ना। तो एमपी का आटा तो हम लोग कहते हैं ना भैया एमपी का आटा दे दो, यूपी का आटा, पंजाब हरियाणा में तो आटा बहुत ही चलता है, और मक्के की रोटी खाई जाती है, सरसों का साग, तो उसके साथ फिर बिहार में। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया का, क्या चीज़? वीट। वीट हमारे देश का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है राइस के बाद। अगला आ जाता है मिलेट। मिलेट किसे कहते हैं? मोटा अनाज को बोलते हैं मिलेट, ठीक है ना। मिलेट बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। ये ड्राई रीजन्स के अंदर भी इजीली उग जाता है। ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, मैंने बताया ना, पौष्टिक बहुत होता है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है ना। कुछ मिलेट्स के स्टेट्स देख लो, जैसे राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी में भी कुछ कुछ मिलेट्स उगते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे स्टेट्स हैं। मेजर स्टेट हमारे कौन से? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला हम आ जाते हैं मेज़ के ऊपर, मक्के के ऊपर। वेरी गुड बेटा, मक्के के ऊपर। देखो फोटो कितनी प्यारी है, मन कर रहा खाने का। मेज़ के ऊपर आ जाते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल भी नॉर्मल चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। स्टेट्स कौन से? कर्नाटक, इसका स्टेट याद रखना बेटा, पूछा जाता है स्टेट। मक्का कहाँ का इंडिया में उगता है? मेज़ कहाँ का उगता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में कहाँ उगता है? मेज़ उगता है। अब हम आ जाते हैं पल्सेस के ऊपर। दाल, दाल खाते हैं, दाल, आओ दाल के बारे में जानते हैं। दाल मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। एग्जांपल है ग्राम, तूर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द की दाल, ठीक है ना। उड़द की दाल भी हम बोल देते हैं उड़द की दाल। और मध्य प्रदेश के अंदर दालें उगती हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट। एमपी के अंदर, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। ये बेटा स्टार मार्क डालो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टार मार्क डालो इसको। क्या? कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है पल्सेस का, यानी कि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम दालें उगाते हैं और सबसे ज़्यादा दालें खाते हैं। अब अगला हम आ जाते हैं शुगर केन पे। किस पे आ जाते हैं? शुगर केन के ऊपर आ जाते हैं। गन्ना। टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। मेजर स्टेट इसके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। शुगर के लिए इस्तेमाल होता है शुगर केन, गुड़ के लिए, खंडसारी प्रोडक्शन के लिए, सब के लिए। खांड के लिए हम लोग कहते हैं खांड खा लो, ये सब के लिए। अब हम आ जाते हैं फाइबर क्रॉप्स के ऊपर। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? फाइबर क्रॉप्स वो होते हैं जिनसे हम लोग कपड़े कुपड़े बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, या फिर हम लोग जानवरों के खिलाने के भी काम आ जाता है। तो इसमें हम लोग फॉडर के लिए, तो फाइबर क्रॉप्स में क्या आ गया? कॉटन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा कॉटन है। इसमें कॉटन का नाम सुनते ही याद रखना, ब्लैक और वाइट। तो वाइट कलर की कॉटन काले रंग के सॉइल में उगती है। ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल के अंदर ये कॉटन उगती है। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, हल्की रेनफॉल चाहिए होती है, यानी कि गर्मी तो चाहिए लेकिन बारिश कम चाहिए। इसलिए एक बहुत ही मिनिमम, मतलब बहुत ही पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ये उगती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में हमारी कॉटन उगती है। याद रखिए बेटा, महाराष्ट्र सबको याद रहता है, डेक्कन प्लेट्यू में गुजरात भी याद रहता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा के अंदर भी कॉटन उगती है, इसको याद रख लेना। अगला आता है जूट। इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूट को हमारा गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्डन कलर का होता है। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी हाई चाहिए होती है। तो कॉटन के अंदर टेम्परेचर तो हाई चाहिए लेकिन रेनफॉल कम चाहिए। इसके अंदर हमें टेम्परेचर भी हाई चाहिए, रेनफॉल भी हाई चाहिए। स्टेट्स कौन से होंगे? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा में हमारा जूट मिलेगा। बिवरेज क्रॉप की बात कर लेते हैं, पीने वाली, किन से हम बिवरेज बना सकते हैं। सबसे पहले टी की बात करेंगे, हमारी फेवरेट चाय 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 तो हम लोग चाय की जब बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है ना, यानी कि चिपचिपा क्लाइमेट चाहिए। एरियाज असम, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, वर्ल्ड फेमस, और नीलगिरी, ये एरियाज याद रहेंगे आपको। चाय के सबसे आसान है। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ टी, इजी पॉइंट है। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं भाई। कॉफ़ी के अंदर हमें वार्म क्लाइमेट, हल्का गर्म क्लाइमेट चाहिए और शेड चाहिए, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। कॉफ़ी के अंदर हमें शेड चाहिए, छाँव के अंदर कॉफ़ी उगती है, इसलिए कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, ठीक है ना, कर्नाटक। रबड़ की हम बात कर लेते हैं। रबड़ हमारे इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर ज़्यादातर हमें इक्वेटर के पास हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए रबड़ का मेजर स्टेट वही होगा जो इक्वेटर के पास के स्टेट है, जैसे केरला और तमिलनाडु। तो केरल, तमिलनाडु के अंदर आपको रबड़ देखने को मिल जाएगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको चाहिए।
अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि हमने भाई हमारे एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म लेकर के आए। सबसे पहली हमारा आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960 के दशक में शुरू हुआ था, 1960s में लास्ट में आते आते इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे HYV सीड्स, हाई, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स। इसके अंदर हमने HYV सीड्स लेकर के आए, जो कि ये हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब क्या है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, कि जो कम बीज में ज़्यादा खेती कर सके, कम डालोगे बीज लेकिन उपज ज़्यादा होगी, उसको हाई यील्डिंग वेराइटी बोलते हैं। इससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, हाई यील्डिंग वेराइटी से क्या होगा, ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगे। दूसरा हमें ये हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, इरीगेशन को एक्सपेंड किया, ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन यानी कि पानी देने के लिए क्रॉप्स को पानी देने की कोशिश करी। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें मेनली कौन बेनिफिट करे, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्यों करे भाई, क्योंकि ये वाला जो एरिया था यहाँ पे ऑलरेडी किसानों के पास पहले से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी था, यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम से कैनाल्स बने हुए थे, ठीक है। इसलिए हमारी ये वाली स्टेट्स जो है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जल्दी विस्तार हुआ। इट लेड टू रीजनल इनइक्वालिटीज़ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव पूछ ले तो 2 नेगेटिव लिख देना, एक रीजनल इनइक्वालिटीज़ और एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि हमने इरीगेशन ओवर इरीगेशन कर दिया, हमने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैसे है, जैसे हमने MSP देते हैं हम किसानों को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, कि भाई मान लेते हैं कि आपको 1 क्विंटल के ऊपर कम से कम 100 रुपीज़ तो मिलेंगे। एग्जाम्पल है बेटा, बिल्कुल ये इजी एग्जाम्पल बनाने के लिए। अगर कोई आपको 100 रुपीज़ नहीं देता है, सपोज नहीं देता, तो यू कैन गो टू द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के पास चले जाइए, FCI आपसे खरीद लेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपसे खरीद लेगा और अपने गोदामों के अंदर इस अनाज को भर देगा, ठीक है। तो हमारा यही MSP का सिस्टम हमारा चलता है। हर साल CACP जो है वो अनाउंस करती है MSP को, और उस प्राइस के ऊपर किसानों को उनसे उनकी खेती की चीज़ें ली जाती हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। MSP हमने जान लिया, अब हम PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, किसानों से हमने कम रेट के ऊपर, उनको अच्छे रेट के ऊपर, ठीक रेट के ऊपर उनसे हमने अनाज लिया, उसको हमने FCI के गोडाउंस में डाल दिया, फिर उसके बाद हम स्टेट्स को हमने वो प्रोवाइड कर दिया, ताकि स्टेट्स उनको सस्ते रेट्स पर, यानी कि राशन, जो राशन के रेट्स है, राशन के रेट्स के ऊपर 2 रुपये आटा, 3 रुपये चावल, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, राशन के रेट्स के ऊपर हम आम लोगों को खाना दे सकें, ठीक है। इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया। क्रॉप्स की इंश्योरेंस, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC, जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, KCS कह लो, KCC कह लो, इसमें किसानों को मदद करी, ठीक है ना। यही क्रॉप इंश्योरेंस का एग्जाम्पल है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, कि किसानों को मदद करी कि भाई अगर आपको सस्ते रेट के ऊपर लोन चाहिए तो आप ले लीजिए गवर्नमेंट से। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेकर के कि भाई मिट्टी की हेल्थ कैसी है ये किसानों को पता चले, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई। इरीगेशन प्रोजेक्ट शुरू करे, अलग अलग डैम्स बनाए, कैनाल्स क्रिएट करिए, ठीक है ना, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, अलग अलग इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हमने शुरू करे। इंडिया में एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या है बेटा, ये भी स्टार मार्क डाल लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। हैवी डिपेंडेंस ऑन मानसून, ये तो नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पे आज की डेट में भी मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है। इरिगेशन हमारा कंप्लीटली अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। हम लोग, बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो हमारी खेती अच्छी हो जाती है, बारिश ख़राब हो जाती है तो खेती ख़राब हो जाती है, इसलिए हमारा ये हैवी डिपेंडेंस ऑन मानसून है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है फ्लड्स और ड्रॉट्स। कभी तो हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, कभी हमारे यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। कुछ एरियाज़ के अंदर हर साल फ्लड आते हैं, जैसे आप असम में देखते हो, कुछ एरिया में हर साल ड्रॉट आ जाते हैं, जैसे कि आप राजस्थान के कुछ एरियाज़ देखते हो। फिर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, अब किसानों को हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, या उनको हम ये ठीक से नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं कि भाई केमिकल्स को कैसे यूज़ करना है। वो ज़्यादा खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं। अब किसानों की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि केमिकल्स जो है वो पीछे से भी ऐसी आ रही है, कोई क्वांटिटी कई बार डिफाइंड नहीं होती, कई बार कुछ बैग्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स को हमें देखने को मिलता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में। आप ये देख लो कि एवरेज हमारे देश में 1 एकड़ से भी कम का लैंड है। आप सोच के देखो, लेस देन 1 एकड़ ऑफ लैंड है हमारे यहाँ पर एवरेज। ये कितना गलत है ये, क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वही लैंड बच्चों में आगे डिवाइड होता जाता है, जिस कारण से उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। छोटे लैंड के ऊपर खेती करना मुश्किल हो जाता है बेटा, हम नई टेक्नोलॉजी को नहीं ला पाते, ढंग से इरीगेशन नहीं कर पाते, इस कारण से स्मॉल लैंड होल्डिंग्स प्रॉब्लम होती है। फार्मर इंडेटनेस, गरीब किसान लोन ले लेकर के डेट साइकिल में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? डेट साइकिल के अंदर फंस जाता है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेता है, वो भी नहीं चुका पाता, इसलिए इंडेटनेस में फंस जाता है। छठा पॉइंट हो जाएगा डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही ना भाई, गवर्नमेंट तो अपना इन्वेस्ट थोड़ा बहुत कर रही है, उसके अंदर भी
गवर्नमेंट का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्सिडी देने के अंदर चला जाता है, ठीक है, लेकिन जो सब्सिडी देने के अंदर चला जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है जिसके ट्रैक्टर्स के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर ग्लोबल कंपटीशन, नंबर 7 पॉइंट, अब देखो हमारी यूएसए के साथ अभी इस समय ट्रेड डील हुई है, कुछ कह रहे हैं कि भाई उनके वहाँ से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने शुरू होंगे। अब देखते हैं हम भी, हालांकि अभी कई चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ का जो हम सब सामान एक्सपोर्ट करने के लिए बेचते हैं तो क्वालिटी चेक्स के अंदर हमारा सामान कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये भी एग्रीकल्चर की बहुत प्रॉब्लम है। तो ये 7 पॉइंट्स को बेटा स्टार मार्क डालो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को बेटा मेंटेन करने के लिए हमारे देश में बफर स्टॉक सिस्टम है, मैंने आपको बताया ना पीडीएस का सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें हम बफर स्टॉक्स क्रिएट करते हैं। तो पीडीएस का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ठीक है ना। फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ से लोगों को सस्ते में अनाज मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके अंदर कोई भूखा नहीं रह सकता है, उसको खाना मिलेगा ही मिलेगा, उसका अधिकार है वो। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI इस सारी चीज़ को मैनेज करती है। इसमें भी बहुत सारे इशूज़ है बेटा, जैसे हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस का, हमारे पास लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस है, ज़्यादा हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, हैं जहाँ पे हम लोग अनाज को सेफली सफाई से हम लोग रख सकें। बहुत सारा अनाज ख़राब हो जाता है हमारा, ठीक है ना। हमारे FCI में करप्शन हम लोगों को कई बार रिपोर्ट करने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी प्रॉब्लम्स हमारे हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए। ये 3 आपको याद रखने हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, NFSA एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है बेटा, याद रखना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग आप देख लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्रॉपिंग सीजन्स को आप अच्छे से कर लेना, अलग अलग क्रॉपिंग सीजन्स कौन से हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन कर लेना। और कंडीशंस ऑफ द राइस एंड वीट, कि भाई चावल के लिए क्या कंडीशन है, वीट के लिए क्या कंडीशन है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए कंडीशन है, इनको आप अच्छे से याद करके जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बेटा हो जाता है फिनिश, और आपको अब ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपका रिवाइज हो गया है। एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।